जब साइमन कमीशन फेल हो गया और इंडियन पार्टीज रिफ्यूज टू एंटरटेन साइमन, ही वेंट बैक विदाउट क्रिएटिंग कंसेंसस और ब्रिटिश ने added injury to the insult of the Indians by saying that if they had included the Indians on the commission, they would never reach any consensus. इसका मतलब ये है कि इंडियन झगड़ालू हैं, इंडियंस आपस में लड़ते हैं। अगर वो इंडियंस को शामिल कर देते इस कमीशन में तो फिर पूरी ज़िंदगी वो लड़ते ही रहते। तो इस पे इंडियंस ने काफ़ी सीरियस लिया इस चैलेंज को और एक ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस बुलवाई जो कि कांग्रेस के ज़ेर निगरानी हुई। 1927 में साइमन कमीशन आया और 1928 उसके अगले साल एक ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस हुई जिसको कांग्रेस ने प्रिजाइड किया और उसमें सारी ऑलमोस्ट पार्टीज़ शामिल थीं, जैसे सिख लीग है, जैसे मुसलमानों की तरफ से मुस्लिम लीग है, फिर उसके बाद लिबरल्स थे और महासभा और वगैरह वगैरह सारी पार्टीज़ उसमें शामिल थी। उस पार्टी को उस ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस को प्रिजाइड कर रहे थे नेहरू, और ये नेहरू मोतीलाल नेहरू हैं। जो हम नेहरू को जानते हैं, जो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया थे, वो जवाहरलाल नेहरू हैं। तो मोतीलाल नेहरू उस जवाहरलाल नेहरू के फादर हैं। तो उन्होंने इसको चेयर किया इस ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस को, और जो इस ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस ने मिल के एक यूनाइटेड, उनके ख़्याल में एक यूनाइटेड किस्म की रिफॉर्म्स एक जो है डिमांड्स थी ताकि उन्हीं को रिफॉर्म्स बना दिया जाए, क्योंकि 1929 तक ऑलमोस्ट कॉन्स्टिट्यूशन आ रहा था। तो वो रिफॉर्म्स कायदे आज़म ने जब देखी तो वो तो परेशान हो गए कि ये तो वो रिफॉर्म्स नहीं है जो मुसलमानों के इंटरेस्ट के लिए हों, क्योंकि उन रिफॉर्म्स में ना तो सेपरेट इलेक्टोरेट की बात थी। चलो, सेपरेट इलेक्टोरेट के बारे में कायदे आज़म ने दिल्ली मुस्लिम प्रपोजल्स में कह दिया था कि हम सरेंडर करने के लिए तैयार हैं, लेकिन बाकी जो मुसलमानों की प्रपोजल्स हैं, डिमांड्स हैं, उनको एक्सेप्ट कर लिया जाए। लेकिन नेहरू रिपोर्ट में, यानी इसको नेहरू रिपोर्ट भी कहते हैं क्योंकि मोतीलाल नेहरू ने इसको डिवाइस किया था और ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस में इसको किया गया था, इसको नेहरू रिपोर्ट भी बोलते हैं। तो नेहरू रिपोर्ट में ना तो सेपरेट इलेक्टोरेट थे, ना ही मुसलमानों के लिए 1/3 सीट्स का मुतालबा था, ना ही मुसलमानों के कल्चरल राइट्स की बात थी, जबकि उसमें जॉइंट इलेक्टोरेट की डिमांड थी, जबकि उसमें 1/4 सीट्स जो मुसलमानों की हैं उसकी डिमांड थी। और इसके अलावा उन्होंने डिमांड की थी कि हिंदी को नेशनल लैंग्वेज बनाया जाए, तो उर्दू फिर कहाँ जाएगी। तो ये डिमांड्स मुसलमानों को, ख़ास तौर पे जिना को नहीं कबूल थी। तो जिना ने उनको पॉइंट आउट किया कि कम अज़ कम अब सेपरेट इलेक्टोरेट और 1/3 रिप्रेजेंटेशन को इसमें शामिल कर लें और मुसलमानों की डिमांड्स को इसमें शामिल करें। तो फिर दे कुड बी फ्लेक्सिबल ऑन नेहरू रिपोर्ट। लेकिन नेहरू, हु हैपन टू बी द फ्रेंड ऑफ कायदे आज़म, he tried to persuade Qaeda Azam and the other Congress leaders in the name of unity, that was the time that they had to show unity to the British, because the British had given them challenge that they could not be united on reform package and the future reforms. So they asked Qaeda Azam to make sacrifice, or to make sacrifices for the sake of unity or for the sake of consensus. But Qaeda Azam could not do it. Jinnah could not do it. He could not make such large sacrifices only for the sake of unity, because it was a matter of his community, the Muslims. So नेहरू की जो पॉइंट्स हैं मैंने लिखे हैं, डोमिनियन स्टेटस। सिंपली डोमिनियन स्टेटस का मतलब है सेल्फ रूल, इंडियंस की गवर्नमेंट, जिसमें जैसे कि डोमिनियन स्टेटस ऑस्ट्रेलिया को दिया गया या अमेरिका को दिया गया, यानी कि ब्रिटिश मोनार्क सिंबॉलिक हेड होगा बस, और बाकी सारी गवर्नमेंट जो है वो इंडियंस ही संभालेंगे। इसको कहते हैं डोमिनियन स्टेटस। दूसरे नंबर पर पावरफुल सेंटर, कि सेंटर के पास ज़्यादा पावर्स होनी चाहिए, प्रोविंसेस के पास नहीं होनी चाहिए, क्योंकि कांग्रेस को पता था कि सेंटर में सिर्फ कांग्रेस की हुकूमत हो सकती है। वो मेजॉरिटी पार्टी है, हिंदुओं की पार्टी, और हिंदू ही हुकूमत करेंगे सेंटर में। तो सेंटर में ज़्यादा पावर्स का मतलब था
हिंदूज के पास पावर्स, अगर डोमिनियन स्टेटस आ जाता यानी कि सेल्फ रूल आ जाता। तीसरे नंबर पर जॉइंट इलेक्टोरेट, सारे मिलके इलेक्शंस में वोट देंगे, ना कि मुसलमान मुसलमानों को, हिंदूज को और बाकी कम्युनिटीज़ अपनी कम्युनिटीज़ को। और ये बहुत डेंजरस था मुसलमानों के लिए, क्योंकि मुसलमानों को पता था, कायदे आज़म को पता था कि जॉइंट इलेक्टोरेट जब तक थे मुसलमान काउंसिल्स में अपनी सीट्स नहीं जीत पा रहे थे असम्बलीज़ में, और जब से सेपरेट इलेक्टोरेट उनको मिले वो असम्बलीज़ में आ रहे थे, काउंसिल्स में आ रहे थे। तो जॉइंट इलेक्टोरेट वाज ए डेथ नेल टू देम। हाउएवर कायदे आज़म हैड ऑफर्ड बिफोर इट, I mean in 1927, 1 year back, that they were ready to surrender a separate electorate in favor of joint electorate if Muslim 1/3 seats were given. लेकिन यहाँ पे नेहरू ने यहाँ पर भी कायदे आज़म को गोली करवा दी और कहा जॉइंट इलेक्टोरेट भी होंगे और 1/4 मुस्लिम सीट्स होंगी। जो आर्गूमेंट दिया गया, आर्गूमेंट ये था कि भाई मुस्लिम्स मेड 1/4 of the population of India, that is why they deserved 1/4 seats। कहने को तो ये बहुत अच्छा था। तो वो यही कहते थे कि जस्टिस डिमांड्स इक्वालिटी बी डन। कांग्रेस का ख्याल था कि जस्टिस तो यही है कि इक्वालिटी हो, मुसलमान 1/4 हैं पूरे हिंदुस्तान के, तो उनको 1/4 सीट्स दी जाए, तो दैट्स इट। लेकिन मुसलमान कुछ और कहते थे। मुसलमानों की बकौल कि मुसलमान जब अनएजुकेटेड थे, इतनी अच्छी एजुकेशन उनके पास नहीं थी, बैकवर्ड थे, तो हिंदूज पॉलिटिकली बहुत ऊपर आ चुके हुए हैं और मुसलमान बहुत नीचे हैं। और मुसलमान तो 1906 में पॉलिटिक्स में आए हैं, हिंदूज बहुत पहले से पॉलिटिक्स में थे, तो हिंदूज बहुत ऊपर जा चुके हैं पॉलिटिकल स्टेटस में, मुसलमान बहुत नीचे हैं। तो अगर इक्वालिटी हुई, इनको भी उतनी सीट दी जिनकी इतनी पॉपुलेशन है, हिंदूज को भी दी, तो इस तरीके से दोनों इकट्ठे ही ऊपर जाएंगे। लेकिन ये डिफरेंस ख़त्म नहीं हो सकता, ये इस तरीके से डिफरेंस ख़त्म नहीं हो सकता। तो इसलिए मुसलमान नो डाउट 1/4 है टोटल पॉपुलेशन ऑफ इंडिया का, लेकिन उनको सीटें अपने हुज्जम से ज़्यादा चाहिए ताकि ये जो गैप है वो तेज़ी से तय कर ले, और फिर जब बराबर आ जाए तो फिर उनको चाहे इक्वली ट्रीट किया जाए। तो ये कांग्रेस की जो बात है कि जस्टिस डिमांड्स इक्वालिटी बी डन, ये गलत है। इक्वालिटी, मुस्लिम लीग का ख्याल था इक्वालिटी डिमांड्स जस्टिस बी डन। तो इसलिए 1/4 मुस्लिम सीट्स की बजाय 1/3 मुस्लिम सीट्स होनी चाहिए, कायदे आज़म कहते थे। आगे क्या है, रिजर्वेशन ऑफ माइनॉरिटी सीट्स। नेहरू कहते थे कि माइनॉरिटी राइट को इंश्योर करने के लिए जितनी भी माइनॉरिटीज़ हैं मुसलमानों समेत, उनकी प्रपोर्शन के मुताबिक उनकी सीट्स रखी जाए। जैसे मुसलमानों की प्रपोर्शन है 1/4, तो उनको 1/4 सीट्स दी जाए, तो ये कहते थे। तो बाकी माइनॉरिटीज़ को भी इसी के मुताबिक सीट दी जाए जितनी उनकी प्रोपोर्शन है। इसका मतलब है हिंदूज ऊपर के ऊपर ही रहेंगे। हिंदी एज नेशनल लैंग्वेज, हिंदी को नेशनल लैंग्वेज बनाया जाए, उनकी डिमांड थी। जबकि ये तो शुरू से ही मुसलमान इस चीज़ के ख़िलाफ़ लड़ रहे थे। 1867 से ही जब हिंदी उर्दू कंट्रोवर्सी हुई थी, तो अलीगढ़ ने एक कैंपेन लॉन्च की थी कि उर्दू को ही नेशनल लैंग्वेज रहना चाहिए, और ये 1947 तक कंट्रोवर्सी रही है। तो मुसलमानों ने फिर कहा कि हमारे कल्चरल राइट्स को प्रोटेक्ट किया जाए। तो मुसलमानों के कल्चरल राइट, जहाँ पे कल्चरल राइट की बात है उसमें उर्दू टेक्स ए सेंट्रल प्लेस, कि उर्दू को प्रोटेक्ट किया जाए। फिर उसके बाद ये एक ऐसी डिमांड थी जिस पे कायदे आज़म और कांग्रेस इकट्ठे थे, यानी कि सिंध को सेपरेट प्रोविंस बना दिया जाए और रिफॉर्म्स की जाएँ NWAP एंड बलूचिस्तान में। रिफॉर्म्स का मतलब है यहाँ पे प्रोविंशियल रिफॉर्म्स की जाएँ। रिफॉर्म्स पहले की जाती हैं, फिर प्रोविंस बनाया जाता है, तो फिर आहिस्ता आहिस्ता उसको प्रोविंस भी बना दिया जाए। तो ये इन तीनों प्रोविंसेस में आपको मैं बताता चलूँ, कांग्रेस की अच्छी खासी वहाँ पे मौजूद थी उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी। बलूचिस्तान में भी NWAP में भी और सिंध में भी एक पार्टी थी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया CPI, जबकि NWAP में बाचा खान और अब्दुल गफ्फार खान थे जो कि कम्युनिस्ट पार्टी चला रहे थे, जो ANP के दादा परदादा जो हैं। तो ये सारे कम्युनिस्ट्स कांग्रेस के ख़िलाफ़ खड़े हुए थे, ब्रिटेन के कांग्रेस के ख़िलाफ़, कांग्रेस के साथ थे और मुस्लिम लीग के ख़िलाफ़ थे। तो इसलिए वो डिमांड करते थे कि सिंध में NWAP और बलूचिस्तान में यहाँ पर रिफॉर्म्स किए जाए, सिंध को तो प्रोविंस बना दिया जाए और NWAP बलूचिस्तान में यहाँ रिफॉर्म्स किए जाए, फिर आहिस्ता आहिस्ता उनको प्रोविंस बनाया जाए। रिपोर्ट आपको बताया कि नेहरू रिपोर्ट एक्चुअली ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस थी,
जो कि मोतीलाल नेहरू ने प्रिजाइड की, और इसमें ये शो करने की कोशिश की गई कि पूरा हिंदुस्तान यूनाइटेड है। सारी पार्टीज़ ने मुकम्मल तौर पर कंसेंसस के साथ रिपोर्ट पेश किया, मगर जिन्ना को एतराज़ात थे। ही हैड ऑब्जर्वेशंस ऑन इट। और उसमें आप देख सकते हो कि जब जिन्ना ने इसको देखा एंड ही ट्राइड टू कन्विंस नेहरू एंड द अदर लीडर्स टू चेंज सम ऑफ द पॉइंट्स such as make separate electorate or 1/3 Muslim seats or some other Muslim interests, उसको इसमें शामिल किया जाए, तो then it was acceptable for them, but they refused and they asked Quaid-e-Azam that he must make larger sacrifices for the sake of unity. But here Quaid-e-Azam wasn't convinced. Quaid-e-Azam ने कहा कि this is the parting of the ways. एक बहुत मशहूर है, this is the parting of the ways. parting of the ways, ये कायद-ए-आज़म के बहुत मशहूर अल्फाज हैं कि अब हमारे रास्ते जुदा जुदा हैं। यानी कि कायद-ए-आज़म ने हमेशा कोशिश की है हिंदू मुस्लिम को यूनाइट करने के लिए। जैसे 1916 में कायद-ए-आज़म की एफ़र्ट्स से दोनों कम्युनिटीज़ आपस में मिली और आपस में यूनाइटेड स्टैंड्स दिया, और फिर उसके बाद कायद-ए-आज़म ने दिल्ली प्रपोजल्स थी, वो भी कोशिश थी कि उस स्पिरिट को रिवाइव किया जाए। लेकिन इस नेहरू रिपोर्ट के बाद कायद-ए-आज़म वाज नाउ कन्विंस्ड दैट हिंदूज़ और हिंदू डोमिनेटेड कांग्रेस वुड नेवर एक्सेप्ट मुस्लिम राइट्स। तो इस वजह से कायद-ए-आज़म ने अल्फाज कहे कि दिस इज़ पार्टिंग ऑफ द वेज, अब हमारे रास्ते जुदा जुदा हैं। अब अगर हम इसको देखते हैं कि फिर कायद-ए-आज़म चले गए इससे उठकर, और जिन्ना ने अपने 14 पॉइंट्स दिए 1929 में, तमाम मुस्लिम पार्टीज़ को बुलाया, मुस्लिम्स को बुलाया और उनको कहा कि वो इसका जवाब देना चाहते हैं नेहरू रिपोर्ट का, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन आने वाला है और मुसलमानों का अपना पॉइंट ऑफ व्यू का बताना बहुत ज़रूरी है कि वो कौन सी डिमांड्स मांग रहे हैं। अब आप देखते जाएं कि बिल्कुल नेहरू रिपोर्ट और जिन्नास 14 पॉइंट्स, इसकी डिमांड्स दोनों की देखें तो दे स्टूड पोल्स अपार्ट। नेहरू रिपोर्ट में पावरफुल सेंटर की बात की, और यहाँ पर कायद-ए-आज़म ने किसकी बात की? ऑटोनमस प्रोविंसेस की बात की। यानी यहाँ पे उन्होंने पावरफुल सेंटर की बात की है। यहाँ पे कायद-ए-आज़म ने कहा कि नहीं, सेंटर पावरफुल नहीं होना चाहिए, बल्कि प्रोविंसेस के पास ज़्यादा पावर्स होनी चाहिए, क्योंकि कायद-ए-आज़म को पता था कि एटलीस्ट 2 प्रोविंसेस में मुसलमानों की मेजॉरिटी है, बंगाल और पंजाब में, और वहाँ पे अगर हुकूमत बनती है तो वो ऑटोनमस रहेंगे, तो अपनी मर्ज़ी से हुकूमत कर सकेंगे। आगे जॉइंट इलेक्टोरेट नेहरू रिपोर्ट ने मांगा और कायद-ए-आज़म ने सेपरेट इलेक्टोरेट को मांगा। आगे नेहरू रिपोर्ट ने 1/4 मुस्लिम सीट्स को कहा, तो कायद-ए-आज़म ने कहा कि नहीं, 1/3 मुस्लिम सीट्स होनी चाहिए। आगे नेहरू रिपोर्ट में कहा गया कि माइनॉरिटी राइट्स को इंश्योर किया जाए, उनकी सीट्स को रिज़र्व करके, लेकिन कायद-ए-आज़म ने कहा कि माइनॉरिटी राइट्स किस तरीके से इंश्योर हो सकती है जब 3/4 कम्युनिटी वोट फॉर्मूला हो। 3/4 कम्युनिटी वोट का मतलब है कि अगर किसी कम्युनिटी के बारे में कोई फ़ैसला लिया जाना है, अगर ब्रिटिश या रूलर्स किसी एक कम्युनिटी के बारे में कोई फ़ैसला लेना चाहते हैं, से वो मुसलमान हैं, तो उनके मेंबर से पूछा जाएगा, वोट लिया जाएगा। अगर उनके मेंबर 3/4 की मेजॉरिटी के साथ वोट में हाँ कर दें तो उनके बारे में फ़ैसला ले लिया जाए, अगर ना कर दें यानी 3/4 वोट ना आए तो फिर इसका मतलब है ना समझा जाए। ठीक, तो इसको कहते हैं 3/4 कम्युनिटी वोट फॉर्मूला। आगे हिंदी एज नेशनल लैंग्वेज के जवाब में कायद-ए-आज़म ने कहा कि मुस्लिम कल्चरल राइट्स को इंश्योर किया जाए, और जब भी कल्चरल राइट्स की बात होगी उसका मतलब है उर्दू शुड बी प्रोटेक्टेड। आगे ये वाली डिमांड तकरीबन एक जैसी हैं कि सिंध को प्रोविंस बनाया जाए। कायद-ए-आज़म ने कहा कि सिंध को प्रोविंस बनाया जाए, रिफॉर्म्स होनी चाहिए NWAP बलूचिस्तान में और रिफॉर्म्स होनी चाहिए NWAP बलूचिस्तान में, दोनों ने कहा। अब चूँकि ये डिमांड दोनों ने बोली थी, इस वजह से जो ब्रिटिश थे इस डिमांड को तो फ़ौरन ही उन्होंने कबूल कर लिया। अब इसके ऊपर हम एनालिसिस करेंगे। एनालिसिस में नेहरू रिपोर्ट की अगर हम बात करें तो दैट वाज द बैकिंग आउट फ्रॉम कांग्रेस कंसेशंस टू द मुस्लिम्स in Lucknow Pact. I mean, at Lucknow, Congress conceded to many of the demands of the Muslims, but here they are backing out from these
promises they made to the Muslims. So the honeymoon between these two parties, which started from Lucknow Pact, has now come to an end with divorce. So that is why Quaid-e-Azam says this is parting of the ways. I mean, this is the time to divorce. And he means by it, I mean, parting of the ways. Why did he say that this is the parting of the ways? Because he knew very well that they had analyzed the Hindu-dominated Congress. They would never ever be very flexible towards Muslim rights. तो इस वजह से कायद-ए-आज़म ने कहा कि ये पार्टिंग ऑफ द वेज है। इस तरीके से मौलवी अब्दुल हक ने भी एक रिजर्वेशन थी। उन्होंने कहा कि मोतीलाल नेहरू अपनी टीन एज में, व्हेन ही वाज अ यंग बॉय, ही लव्ड हाउंड एंड हेयर स्पोर्ट। एक खरगोश को छोड़ा जाता है और पीछे उसके जंगली कुत्ता भागता है उसको पकड़ने के लिए। तो नेहरू वॉज फॉन्ड ऑफ दैट गेम और स्पोर्ट। Here in Nehru report, this nature has become completely evident that he thought Muslim demands as hare and he himself as hound. But Jinnah would never let Nehru prey upon Muslim demands. That is why Jinnah gave a stiff resistance to Nehru's assistance that for the sake of unity, Jinnah should make larger sacrifices. So Jinnah wasn't ready to make larger sacrifices. So these demands showed, even they did not, I mean, Nehru report did not take care of Delhi proposals which Quaid-e-Azam had made. तो इस तरीके से आप इसका एनालिसिस करते जाओ और बताते जाओ कि सही जो चेहरा है कांग्रेस का वो खुल के सामने आ गया। उन्होंने मुस्लिम राइट्स को ज़रा सा भी लिफ्ट नहीं करवाई और जिन्ना ने फिर अपने 14 पॉइंट्स दिए। अब हम जिन्ना के 14 पॉइंट्स के ऊपर एनालिसिस करते हैं। What do you understand by Jinnah's 14 points? Because once if some analysis comes in Jinnah's 14 points, you need not to write only these points. I mean, these are important Jinnah's 14 points. If you've written this 1, 2, 3, 4, 5, 6 points, it encompasses, these 6 points encompass the whole lot of demands of Muslims throughout the history. So they also cover up all 14 points which Quaid-e-Azam gave. So now let's talk about the analysis of Jinnah's 14 points. Number one analysis, he set the goal for the Muslims to achieve, because it's also the quality or characteristic of a leader to show the destination, or to set the goal for the for his followers to achieve them, because a leader does not leave the nation rudderless. He provides the nation a rudder, and also Quaid-e-Azam led the nation from the front and led them to the achievement of these goals. The prominence and the importance of these points is also evident from 1935 Act, which came as the last constitution of the British, and the British accepted some very important demands of the Muslims given in 14 points, such as Muslim separate electorate was granted, autonomous provinces, this demand was granted, and then these two demands, Sindh was made separate province, reforms at NWP and provinces, they were accepted. These very important demands of Quaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah were accepted, and Quaid-e-Azam ensured himself as a leader. And then it also shows the wisdom of Quaid-e-Azam. There was some expert who was saying about Quaid-e-Azam's wisdom that he only gave his 14 points after Simon Commission gave his proposals, what kind of proposals British wanted to give to India. And then, Nehru report, I mean, Congress gave the proposal, and Quaid-e-Azam gave in the end these proposals, because Quaid-e-Azam knew very well that British sense of justice wouldn't allow them to act only on the basis of the proposals given by the Congress. They relied upon both of the demands
And once both of these demands came out, they weighed both of these demands and acted in balance. That is why Quaid-e-Azam acted like Sphinx and kept most of his cards closer to chest. He did not reveal these cards until the time came. And the time came once Congress and British had exposed their cards. Now Jinnah was ready to reveal his cards, and it was a master stroke by Quaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah. So this was at least the analysis on the part of Jinnah's 14 points. The most important one is the analysis on both of them, and not at all these facts which I've given. Only a few points you would write in one paragraph, and then afterwards you'll keep on giving analysis.